तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। सो आज का टॉपिक रहेगा आप लोगों का हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हम लोगों ने क्या क्या खत्म कर लिया है? हमने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, चार्ज के बारे में, ओम्स लॉ हो गया, ओके, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब बात आती है, रेजिस्टेंस तो हमने पढ़ ही लिया। अब बात आएगी आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और ये टर्म है क्या? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ये है क्या? अरे आप देखते होंगे कि बल्ब ग्लो करने का लगता है जैसे हम इलेक्ट्रिक करंट पास आउट करते हैं। बल्ब यार हीट होता है और ग्लो करने लगता है। हम अपने घरों में इंडक्शन चूल्हा जो होता है, अगर हम उसको देखें तो वो हीट करता है जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास आउट करते हैं। अगर हम हीटर को देखें तो भी वो यही वर्क करता है। गीजर्स को देखें तो भी वो इसी कॉन्सेप्ट पे वर्क कर रहा होता है। जहां हम क्या उसमें कोई फ्यूल यूज करते हैं क्या हीट करने के लिए? नहीं, हम इलेक्ट्रिक करंट यूज करते हैं। तो इस टर्म को क्या बोलते हैं? हीटिंग इफेक्ट, या इस पर्टिकुलर इफेक्ट को क्या बोलते हैं? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बट ये एक्चुअल में होता कैसे है? क्या इसमें कोई कॉन्सेप्ट है क्या? चलो समझते हैं। देखिए, आपने मालूम है कि सेल एंड बैटरी क्या है? सेल एंड बैटरी क्या है? दिस इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना? सोर्स ऑफ एनर्जी हम बोल सकते हैं, बिल्कुल। ये है भाई, है ना? अब ये क्या करता है? सेल और बैटरी ऐसा क्या प्रोसेस करता है कि वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है? आप जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है। लेकिन कैसे? पोटेंशियल डिफरेंस कैसे क्रिएट करता है? देखो, सिंपल सा फंडा होता है, इसमें केमिकल रिएक्शंस लगातार होते रहते हैं और इन्हीं केमिकल रिएक्शंस की वजह से, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। अब कैसे, वो पता चल जाएगा, वेट करिए। बट एक बात का पहले आप याद रखिए कि सेल एंड बैटरी जिसमें केमिकल रिएक्शन लगातार होते रहते हैं, यानी कुछ ना कुछ केमिकल कंपाउंड्स होगा जो इस रिएक्शंस को करेगा और एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगा। इसी पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है कि नहीं? मैंने बताया था, ये सारी चीजें मैं पहले से एक्सप्लेन कर चुका हूं कि हमारा कंडक्टर जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है जो कि रेंडमली मोशन कर रहा होता है, इसकी थर्मल एनर्जी की वजह से। बट क्या है, जब हम इसमें कोई सोर्स ऑफ एनर्जी ऐड आउट कर देते हैं, लाइक बैटरी या फिर सेल, तो इसमें एक फोर्स जनरेट होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जो कि वर्क डन करने में या फिर एनर्जी प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। क्योंकि हम जानते हैं कि वर्क डन या फिर एनर्जी हम कैसे ऑब्टेन करते हैं? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट से, है कि नहीं? तो ये तो पता चल गया कि इन्हें एक सर्टेन मोशन के लिए इलेक्ट्रिक एनर्जी की जरूरत होती है। और इसी पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि हमें एक बात समझ में आ गई कि इलेक्ट्रिक करंट के लिए हमें सोर्स की जरूरत होती है जो हम इससे प्रोवाइड करते हैं। ओके, क्लियर हो गया? अब ध्यान समझना एक बात, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। आप लोगों ने इस चीज को देखा भी होगा, जैसे कि ये तो पता चल गया कि भाई इलेक्ट्रिक करंट हमें सेल या बैटरी से मिला, या सेल या बैटरी जैसी बहुत सारी सोर्स ऑफ एनर्जी से। ओके, क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। अब बात आती है, कभी आपने इस चीज को देखा भी होगा, एक्सपीरियंस भी किया होगा कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक काम करता हूँ, सेल फोन, अपने स्मार्टफोन की बात करता हूँ। स्मार्टफोन लगातार मैं चलाता रहता हूँ, या फिर टीवी की बात करो, या फिर तुम फैंस की बात करो, इन सबको अगर तुम लगातार यूज करते हो तो एट द टाइम ये गर्म हो जाता है, हीट हो जाता है, काफी हीट प्रोड्यूस करता है। अरे सपोज तुम्हारा भाई कोई फोन है, आईफोन है, अब तुम लगातार पबजी खेलो 3 से 4 घंटे तक, तो ये हीट हो जाएगा कि नहीं? बिल्कुल हीट हो जाएगा। लेकिन कैसे हो गया यार? अगर ये हीट भी हुआ तो कोई ना कोई एनर्जी, हिडन एनर्जी की वजह से तो हुआ होगा। बिल्कुल, बात सही है, हाँ, क्योंकि हमने तो करंट प्रोवाइड किया है। ये हीट कैसे आ गया भाई? क्या मैं धूप में खड़े होके, या फिर मैं गैस के नीचे बैठ के खेल रहा था क्या, या मोबाइल को गैस में रख के, या फिर कोई फ्यूल के अंदर डाल के ऐसे खेल रहा था क्या? कुछ ऐसा कर रहा था? नहीं। फिर भी वो गर्म हो गया, फिर भी हीट हो गया। तो कुछ तो गड़बड़ है ना दया, कुछ तो गड़बड़ है, उसका पता लगाना है। तो क्या होता है, समझो कि जब हमने रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा है, क्या होता है रेजिस्टेंस? इट रजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट। फ्लो ऑफ करंट को अगर मैं यहां बैटरी अटैच कर दूं या सेल अटैच कर दूं, तो फ्लो ऑफ करंट को क्या करेगा? रोकेगा। भाई
है ना, ऐसे करेगा भाई तू अभी मत जा, रोकेगा, टोल टैक्स बताया था मैंने, भाई देख तू 2 रुपए ला फिर जाने दूंगा, ऐसा कोई सिस्टम। ठीक है, तो अब होता क्या है, जब हम इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर रहे होते हैं ना इस प्रोसेस के थ्रू, तो याद रखो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा है, कंप्लीट यानी पूरी एनर्जी, जिस एनर्जी की मैं बात कर रहा हूं, पूरी एनर्जी इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होने में खर्च नहीं होती, बहुत ही कम, यानी हम मान सकते हैं कि पूरी एनर्जी का 20% एनर्जी इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होने में हो रहा होता है, यानी बहुत कम, और बाकी का जो एनर्जी बचता है वो ही क्या करता है, इसको हीट प्रोवाइड करता है। अब कैसे यार, सिंपल सी बात है, मेरे पास एक कंडक्टर है, वायर ले लो, मैंने वायर में बताया था एक इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होगी रेजिस्टिविटी की जो रेजिस्टेंस को बताता है। ठीक है, अब इसी प्रॉपर्टी की वजह से जब हम इसको सोर्स से अटैच कर देते हैं, जब हम इसको सोर्स से अटैच कर देते हैं, करंट पास आउट होता है, तो ये तुरंत नहीं भेजता, क्या करता है, रेजिस्टेंस यानी इसको रेजिस्ट करता है, अपोज करता है फ्लो ऑफ करंट को, तो यानी कि पूरा एनर्जी पास आउट नहीं होने दिया। अब ये एनर्जी सिक्योर करके रखेगा, जिसको हम एक वर्ड से यूज करेंगे, डिसिसिपेट। ये बुक्स में आप पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा, डिसिसिपेट। ये डिसिसिपेट क्या है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया 20% करंट प्रोवाइड करने में कर रहा है, बाकी का जो 80% बचा है ना, अब वो वेस्ट हो गया, तो वो वेस्ट यानी डिसिसिपेट एनर्जी किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, हीट में। और सिंपल सी बात है, किसी ना किसी में कन्वर्ट होगा ना, तो वो लगातार क्या करेगा, अब ये एनर्जी है, अब सोचो जरा, तुम्हें कोई तमाचा मार रहा, चट 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 चट, तो ये क्या होगा, यहाँ फ्रिक्शन क्रिएट होगा, उसकी वजह से क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगा। भाई सिंपल सी बात है, तो हीट प्रोड्यूस हो जाता है, तो ये वायर भी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, बिल्कुल होगा। ठीक है, बट सपोज दैट अभी तो हमें नहीं पता चल रहा, काफी टाइम बाद, क्योंकि जो हम वायर यूज कर रहे हैं उसकी रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस उतना हाई नहीं है। हमें अगर ये देखना है लाइव या बहुत जल्दी हमें एक्सपीरियंस करना है, तो हम एक ऐसे वायर का यूज करेंगे जिसका रेजिस्टेंस बहुत हाई हो, जिसका रेजिस्टेंस यानी आर बहुत हाई हो, क्योंकि अगर आर हाई होगा तो उतनी ही इलेक्ट्रिक करंट को क्या करेगा, अपोज करेगा, यानी अब डिसिसिपेट एनर्जी को रोकेगा, कंजर्व करेगा, स्टोर करेगा, जब स्टोर करेगा तो उतनी जल्दी हीट हो जाएगा। तो हम हीटर्स वगैरह में, आप लोगों को याद होगा, नहीं मालूम तो याद रखिए कि नाइक्रोम का वायर यूज करते हैं। अब ये नाइक्रोम का वायर इसलिए यूज करते हैं क्योंकि इसका आर यानी रेजिस्टेंस का भी हाई होता है। आर हाई होने की वजह से क्या करता है, ये बहुत सारी वेस्ट एनर्जी को कंज्यूम करके रखता है, स्टोर करके रखता है, उससे करता क्या है, होता क्या है कि ये इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, ये इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। बस इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बात समझ में आई आप लोगों को, नहीं समझ में आई, मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रिक एनर्जी, द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, and this effect is known as what, heating effect of electric current। बहुत सारे एग्जांपल, जैसे हम गीजर की बात करें, या फिर हम बात करें हीटर की, या हम बात करें इलेक्ट्रिक बल्ब की, या हम फ्यूज की बात करें, जो हमारे घरों में फ्यूज, टिन और लेड, याद रखो फ्यूज वायर जो कि किससे बना होता है, टिन एंड लेड। ये क्या है तुम्हारा, टिन और लेड, इसके मिक्सचर से हम, जैसे मेटलॉइड या मेटलॉइड, इस तरीके से, तो हम टिन और लेड ये दोनों मिक्स करते हैं, तो एक तरह का एक अलग एलिमेंट क्रिएट करते हैं जो कि फ्यूज वायर बनाने में यूज होता है। अब ऐसा क्यों, क्योंकि इसकी वजह से इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लो हो जाता है। अब मेल्टिंग पॉइंट लो होने से क्या होगा सर, मेल्टिंग पॉइंट लो होने से ये हो जाएगा कि सपोज दैट अचानक से आपके घर में हाई पावर, हाई इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गई, है ना, अचानक से होता है, लाइट गई, अचानक से आ गई,
या फिर कम ज्यादा पावर अप एंड डाउन हो गया, तो होगा क्या, तुरंत ये फ्यूज मेल्ट हो जाएगा। और जैसे फ्यूल मेल्ट हो जाता है वैसे आपका जो करंट जो अप्लायंस है उसमें करंट नहीं जाएगा, यानी कि पूरा पूरा मेन स्विच आपका ऑफ हो जाएगा। और मेन स्विच ऑफ होने से आपके अप्लायंसेस बच जाएंगे। नहीं तो पहले जब फ्यूज यूज नहीं करते थे तो क्या होते थे, आपके मेन अप्लायंसेस काफी क्या खराब हो जाते थे, उनमें फॉल्ट हो जाता था, है कि नहीं। ऐसे बोलते हैं ना भाई टीवी हमारी फूक गई, पंखा मेरा खत्म, है ना, ऐसा करके खराब हो गया। तो ये फ्यूज हमें इससे बचा लेता है। क्यों, सेम चीज, एनर्जी हीटिंग, इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, हीट क्या करेगा, वायर को मेल्ट कर देगा। और अगर मेल्ट तो बस क्या, ये मेरा जो सर्किट है वो कट हो गया। और अगर सर्किट मेरा कट हो गया तो कहां से करंट पास आउट होगा क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो चलो फिर से बात करते हैं, मैंने क्या बताया हीटिंग में, हमें मालूम है कि हमारे पास कुछ सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं जैसे सेल या बैटरी। अब ये सेल बैटरी क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करते हैं। कैसे, केमिकल क्या होता है, लोचा हो रहा होता है, जैसे केमिकल लोचा हो रहा होता है तो एक पोटेंशियल डिफरेंस कन्वर्ट करता है या फिर क्रिएट करता है। पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा इलेक्ट्रिक करंट के लिए उत्तरदायी होते हैं, यानी रेस्पॉन्सिबल होते हैं। अब जब इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है तो एक खास बात कि कंप्लीट एनर्जी इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करने में नहीं यूज होती, बल्कि बहुत ही कम। अब ये मैंने एग्जांपल लिया 20% और 80%, ये क्या हो जाएगी, वेस्ट। अब ये वेस्ट एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, हीट एनर्जी में। एंड इसी प्रोसेस को, इसी इफेक्ट को क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो समझ में आया बच्चों, बिल्कुल इजी था, आप लिख सकते हैं। आप एक बार लैंग्वेज बुक्स का रीड कीजिएगा, नहीं तो मैं पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको देख लीजिएगा। व्हाट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो मैंने बोला है डिट्टो वही होगा। ओके, चलो अब हम आगे चलते हैं। ये तो पता चल गया भाई हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, सेम वही इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्टेड टू हीटिंग एनर्जी। अब ये कैसे कन्वर्ट होता है ये पूरा मैंने बता दिया। अब बात आगे आती है कि सर क्या इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, क्या इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल इसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक्चुअल में कितनी एनर्जी, हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, कितनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। उसके लिए आपको बस पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितना प्रोड्यूस हुआ ये पता कीजिए, कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हुई है उस पूरे सर्किट में। तो चलो देखते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आप हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब ये प्रोड्यूस कैसे होती है इसको देखते हैं। तो अगर हमें इसे कैलकुलेट करना है, सॉरी प्रोड्यूस नहीं, कैलकुलेट करना है, अगर हमें इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए आपको एक फॉर्मूला लर्न करना होगा, क्या, जो दिया है, साइंटिस्टों ने ही दिया होगा, W इज इक्वल टू V इंटू क्यू। ये V कैपिटल होगा, ये V वही पोटेंशियल डिफरेंस एंड Q। अब ये फॉर्मूला अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्या यहां से नहीं आ सकता, हमें मालूम है पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, W अपॉन Q, यही तो होता है। अगर मैं Q को सेकंड साइड ले जाऊं तो V इंटू क्यू डिवाइड है तो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा, तो W क्या ऑब्टेन होगा, V इंटू क्यू, सिंपल सा है ना। तो यहां से मिल गया। तो क्या डेफिनेशन क्या लिखूं, एकदम इजी डेफिनेशन बताता हूं, क्या, इलेक्ट्रिक एनर्जी इज ऑब्टेन बाय द प्रोडक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक चार्ज, सिंपल। या फिर और कैसे बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक चार्ज, सिंपल। आप लिख लेंगे डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक चार्ज, खत्म, है कि नहीं, बिल्कुल सिंपल सा है। अब देखिए इसके कुछ और फॉर्मूलेस बनेंगे। यूनिट की बात करता हूं, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एसआई यूनिट। तो अगर मैं एसआई यूनिट की बात करूं तो क्या होगा, जूल होगा ना, जूल। क्यों भाई, भाई एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल ही तो होता है। और कुछ बना सकते हैं, हाँ, अच्छा बताइए पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है कि नहीं, वोल्ट, बिल्कुल एसआई यूनिट है। और चार्ज का क्या होता है, कूलम, तो वोल्ट कूलम, ये भी कर सकते हैं, वीसी, क्लियर है ना, बिल्कुल सिंपल सी बात है। चलो कुछ और इसके फॉर्मूलेस बनाते हैं। अच्छा एक बात बताइए कि क्यू का कोई फॉर्मूला आपको याद है, हाँ सर एनी याद है, हाँ, सही है, चलो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और आईटी, क्यू इज इक्वल टू आईटी, याद है कि नहीं,
Q इज इक्वल टू IT, ये भी तो होता है। तो अगर मैं Q के प्लेस पर IT पुट कर दूं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से नहीं रिलेट कर रहे हैं हम लोग, तो यहां पे क्या हो जाएगा, एक फॉर्मूला बन जाएगा W इज इक्वल टू VIT। इसको याद करना ही बहुत सिंपल है ना, VIT है कि नहीं। और कुछ फॉर्मूला बन सकता है, बिल्कुल एक और फॉर्मूला बन सकता है, फर्स्ट फॉर्मूला हो गया, ये सेकंड फॉर्मूला हो गया, एक फॉर्मूला और बन सकता है। क्या, अगर मैं V को रिप्लेस कर दूं ओम्स लॉ से IR, ओम्स लॉ हमें मालूम ना, ओम्स लॉ क्या होता है भाई, ओम्स लॉ ओम जी ने बताया था V इज इक्वल टू IR होता है। अगर रिप्लेस कर दूं तो यहां पे आ जाएगा IR इंटू IT, है ना, I से I इंटू आई क्या हो जाएगा, I स्क्वायर, तो फॉर्मूला बन गया I स्क्वायर RT। क्या कहते हो, तो एक फॉर्मूला और बन गया, W इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। तो ये हो गए हमारे इलेक्ट्रिकल एनर्जी के कुछ फॉर्मूलाज। हालांकि इनको हम वर्क डन से भी रिप्रेजेंट करते हैं, वर्क डन। अब देखिए वर्क डन बोलिए या एनर्जी बोलिए एक ही चीज है, क्योंकि वर्क डन ही हमने 9 में पढ़ा था, अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट हो जाता है, इनडायरेक्टली एनर्जी में ही कन्वर्ट होता है। ठीक है, सो V इज इक्वल टू W, क्यों, यहाँ W वर्क डन था, यहाँ पे क्या बन गया, एनर्जी बन गई यार। क्या एक बताया था ना 9th में, जो बच्चे पढ़े थे, मैंने क्या बताया था, एक डायलॉग मारा था, क्या, ये याद रख लीजिए, कार्य ही, ऐसे नहीं, ये बताया था, कर्म ही पूजा है ना, कर्म ही पूजा है तो कार्य ही ऊर्जा है, कर्म ही पूजा है तो कार्य ही ऊर्जा है। अब ये ऊर्जा क्या है भाई, इसी को तो एनर्जी बोलते हैं, और कार्य क्या है, वर्क डन, तो क्या है, कर्म यानी जो आप वर्क करते हैं, है ना, वो क्या है, वर्कशिप, वर्क इज वर्कशिप, एंड सो वर्क इज एनर्जी। रिलेट कर रहा हूं, एक डायलॉग है बहुत पुराना हिंदी में, कर्म ही पूजा है तो कार्य ही ऊर्जा है। ठीक है, तो आपको बताया था मैंने, तो याद रखो कि जो वर्क डन होता है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो इजी सा था, आप इसे पॉज करके नोट कर सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हाँ देखो, थोड़ा सा एक मिस्टेक हो गया, मैं बोल वही रहा था, बट लिखा हूं इलेक्ट्रिक एनर्जी, कोई दिक्कत नहीं है यार, बुक का है इसलिए मैं बोल रहा हूँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी लिख लेना, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ओके, तो अब नेक्स्ट आप हेडिंग डालेंगे, वही चल रहा है अभी भी टॉपिक, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यहां पे अब आ जाएगा बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, जूल्स लॉ। ओम्स लॉ आपने पढ़ा, अब आप पढ़ेंगे जूल्स लॉ। ठीक है, हाँ भैया तुम भी कोई लॉ बनाओ। तो जूल्स लॉ, तो जूल्स लॉ के बारे में देखते हैं हम लोग, क्या होता है, व्हाट इज जूल्स लॉ। देखिए कुछ नहीं, एकदम हलवा सिंपल सी बात है। क्या मैंने बताया, अभी अभी मैंने इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में बताया, W इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, ये एक फॉर्मूला बताया था मैंने, है कि नहीं। इसी तरीके हर फॉर्मूले से बहुत सारी यूनिट भी आप बना सकते हैं, है कि, याद रखो हर एक फॉर्मूले से बहुत सारे, जैसे इससे भी आप एक यूनिट बना सकते हैं, यूनिट बनाना सीखिए आप, जैसे यहाँ पे क्या है, मीटर स्क्वायर, फिर ये ओम, फिर ये सेकंड। ठीक है, अच्छा एक बात आई थिंक नहीं बताया मैंने, इसकी यूनिट बताई थी, SI यूनिट इसकी बताई थी क्या मैंने, अगर नहीं बताई थी, जहां तक मुझे अगर याद आ रहा है, तो याद रखो इसकी SI यूनिट होती है ओम मीटर। ओके चलो अब आगे चलते हैं। तो मैंने इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिक वर्क डन क्या पढ़ा था, W इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। अब बढ़े हम जूल्स लॉ, तो जूल्स लॉ होता क्या है, चलो ये है स्टेटमेंट, पहले मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं, क्या होती है, इफ इलेक्ट्रिक, या फिर इफ वी एज्यूम that electrical energy is converted into heating energy, then H is equal to, क्या मैंने बोला, if we assume that electrical energy is converted into, वो बदल गया, क्या बदल गया, किसमें बदल गया, हीटिंग एनर्जी में। W जो है हीटिंग, देखो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को W से कन्वर्ट करते हैं, और यहाँ पे इसको S से कन्वर्ट करते हैं, किसी बुक पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को E से भी कन्वर्ट करते हैं, डिनोट करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप W से करिए, CBSE बोर्ड ने W से ही किया है। ओके, सो देन H
यहाँ डब्ल्यू एच में कन्वर्ट हो गया, तो एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। सर वी आई टी लिख देगा, देखिए बिल्कुल हो सकता है, बट जूल्स लॉ हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो जूल्स ने बताया था, क्योंकि याद होगा कि अगर कोई अप्लायंस हमारा हीट हो रहा है तो उसमें उसकी कितना ज्यादा, वो जो मटेरियल आप यूज कर रहे हैं उसका रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए, तभी वो ज्यादा हीटिंग इफेक्ट देगा। तो वहां रेजिस्टेंस टर्म एक आना चाहिए, और वो तभी हो सकता है जब आप ये वाला फॉर्मूला यूज करें, यानी यहाँ पे करंट कितने टाइम में कितना रेजिस्टेंस यूज कर रहा है, तो यहाँ पे जूल्स लॉ क्रिएट हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे क्या, इफ वी अज्यूम दैट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द हीट एनर्जी, अगर WH में कन्वर्ट हो जाए उसी को क्या बोलते हैं, जूल्स लॉ बोलते हैं भाई। सो दैट इज नोन एज जूल्स लॉ। सिंपल सा था ना, अरे बिल्कुल यार, जूल्स लॉ। ठीक है, क्या बोला मैंने, if we assume that electric energy is converted into heat energy, then we know it is what, Joule's law, या it is known as Joule's law। यार क्यों भाषा में जा रहे हो, अभी देखो W का फॉर्मूला था, H का फॉर्मूला बन गया, बट ये याद रखो कि बस इतना मत लिख के आ जाना बोर्ड एग्जाम में, कुछ और भी है। क्या है, अगर आप ध्यान से देखो तो जूल्स जी ने, यानी जूल ने कुछ ऑब्जर्व किया था इस पूरे प्रोसेस में, इस इफेक्ट में। क्या ऑब्जर्व किया था उन्होंने, ऑब्जर्व किया ये जो हीट एनर्जी है ना H, ये आई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, और ये होना चाहिए, यानी हीट एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू द आई स्क्वायर। फिर उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो हीट एनर्जी H है वो रेजिस्टेंस के भी प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, यानी जितना ज्यादा R उतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। इसके बाद एक चीज और कि वो टाइम के भी प्रोपोर्शनल होगा। अरे ये है ना मेरे पास वायर, कितना टाइम लगता है एक क्रॉस सेक्शन से दूसरे क्रॉस सेक्शन में जाने में, तो इस पे भी जितना टाइम लगेगा उतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। तो ये उन्होंने एज्यूम किया, या ये उन्होंने ऑब्जर्व किया कि इन 3 फैक्टर पे वर्क करेगा जूल लॉ। जूल लॉ किन 3 फैक्टर्स पे वर्क करेगा, आई स्क्वायर पे, आर पर और टी पर। इसको कैसे लिखेंगे, हीट एनर्जी is directly proportional to the square of electric current। क्लियर है ना, और चलो मैं इसका पूरा स्टेटमेंट ही लिख देता हूं, इसे आप पॉज करके नोट कर लिए, आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलो देख लेते हैं क्या मैंने बोला, तो लिख देता हूं मैं, ये मैंने राइट कर दिया। अकॉर्डिंग टू द जूल्स लॉ, फर्स्ट क्या है, हीट एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फॉर अ गिवन रेजिस्टेंस। ठीक है, दैट इज H, हीट एनर्जी is proportional to the I square। Second point, heat energy is directly proportional to the resistance for a given current। Okay, जो भी करंट हम गिवन कर रहे हैं उसके क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा, किसके, R के। ओके, थर्ड पॉइंट देख लेते हैं, heat energy is directly proportional to the time taken for which the current flows। तो H is proportional to the time। हो गया, समझ में आ गया, बिल्कुल इजी सा था। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल जूल्स जी ने क्या कहा था। जूल जी ने कहा था अगर हम एज्यूम कर लें कि इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, तो हीट एनर्जी क्या होगी, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी, बस नाम चेंज कर दो, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। बट एक खास बात कि हीट एनर्जी अकॉर्डिंग टू द जूल्स लॉ वो प्रोपोर्शनल होगा आई स्क्वायर के, हीट एनर्जी अकॉर्डिंग टू द जूल्स लॉ प्रोपोर्शनल होगा रेजिस्टेंस के, हीट एनर्जी अकॉर्डिंग टू द जूल्स लॉ प्रोपोर्शनल होगा टाइम टेकन। ओके, सो आगे चलते हैं, अब लोग इसे नोट कर लीजिए फटाफट। सो अब चलते हैं हम इलेक्ट्रिक पावर, एक नए टर्म पर। भाई पावर होता है ना, भी इतने पावर का लगे 440 वॉट छूने से, इस तरह के आपने गाने भी सुने होंगे। ठीक है, 0 वॉट का बल्ब फेमस वर्ड, फेमस 0 वॉट का बल्ब, ऐसा कोई टर्म नहीं होता 0 वॉट, या मतलब उसमें सोचो कोई पावर ही नहीं है, जस्ट थिंक अबाउट, वो फालतू की बातें होती हैं, 100 वॉट का बल्ब है ना, ऐसा कुछ। सो ये जो वॉट आता है, या फिर जब भी हमें पावर टर्म याद आता है तो वॉट वाला टर्म याद आ जाता है। अगर मालूम है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आज आपको पता चल जाएगा। तो अब इस टर्म के बारे में देख लेते हैं, ये पावर, इलेक्ट्रिक पावर, ये क्या चीज है। देखो इलेक्ट्रिक पावर को हम डिफाइन करते हैं इस फॉर्मूले से, किस फॉर्मूले से भाई, P इज इक्वल टू W बाई टी। यहाँ पे W क्या है भाई, वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और उसमें टाइम टेकन ऐड आउट हो जाएगा। अच्छा एक बात भाई, अगर मैं कहता हूं कि आप इसका फॉर्मूला बनाइए, तो बहुत सारे बच्चे तो बना लेंगे क्योंकि उन्होंने पढ़ा है अच्छे से, क्लास ली है 9th की भी और 10th की भी अभी तक की बहुत अच्छे से। लेकिन कुछ बच्चे जो कि कॉमेडी करके पढ़ते हैं, है ना, लगभग 2x पे कर दिया, पता ही नहीं चला कब मैं चल कर,
या फिर पबजी के दीवाने, फ्री फायर के दीवाने, है ना, सीओडी के दीवाने, या फिर मूवीज वगैरह के दीवाने, इंस्टाग्राम में अपडेट करने के दीवाने, तो उनसे तो हम कुछ कह ही नहीं सकते, क्योंकि उनके लिए पहला टारगेट उनका स्टडी नहीं है। टॉन्ट मार दिया। चलिए कोई 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 बात नहीं। जिनको पता है वो अब तक बना चुके होंगे भाई क्या होती है डेफिनेशन, P इज इक्वल W बाई T आ गया। अब जिनको नहीं याद आ रहा है उनके लिए मैं एक काम करता हूं, याद कराने की कोशिश करता हूं। मैंने एक फॉर्मूला दिया था पागल डॉग का, पागल डॉग का, याद है? नहीं याद होगा। अरे आपके फ्रेंड का भी बोला था, आपका फ्रेंड बदल गया तो आप क्या डेफिनेशन देंगे? तो पागल डॉग का डेफिनेशन मैंने दिया था डॉग डिवाइडेड बाई टाइम, दिया था। अब जरा डेफिनेशन बता के दिखाइए क्या होगा, क्या होगा? मैंने बताया था कि 1/T को क्या बोलते हैं? रेट बोलते हैं। ये सारा फॉर्मूला A इज इक्वल टू V बाई T, याद है कुछ? डेल्टा V हो जाता था चेन के लिए। या फिर जब मैंने सबसे पहले अभी क्लास का जो इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन बताई थी, I इज इक्वल टू क्या? Q बाई T, जहां पे मैंने डेफिनेशन क्या बताया था? Q बाई T के लिए शॉर्ट डेफिनेशन द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, याद आया? 1/T द रेट ऑफ, है ना, यहाँ पे भी द रेट ऑफ, जो भी T से डिवाइड हो जाता है, रेट ऑफ डॉग इज नोन एज पागल डॉग, है ना। समय सब पागल हो गया कुत्ता, बताओ, है? ची 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 ची, कितनी बुरी बात है। तो ऐसे ही यहां पर भी एक डेफिनेशन बन जाएगी और सबके लिए यही डेफिनेशन होती है। टाइम डिवाइड हो गया, रेट रेट जोड़ दो, तुम्हारे ऊपर टाइम डिवाइड हो गया, रेट जोड़ दो भाई, समझ गया कि नहीं? मैंने बताया फिजिक्स की लैंग्वेज होती है। तो P इज इक्वल W बाई T, क्या बोलेंगे? द रेट ऑफ वर्क डन या इलेक्ट्रिक एनर्जी इज नोन एज व्हाट? पावर, इलेक्ट्रिक पावर। तो बस आप यही डेफिनेशन लिख देंगे, क्या? इलेक्ट्रिक पावर इज डिफाइंड as the rate of इलेक्ट्रिक एनर्जी या इलेक्ट्रिक वर्क डन, ये भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस बाय द कंडक्टर। कंडक्टर ही तो प्रोड्यूस करेगा भाई इलेक्ट्रिक एनर्जी। ओके, बस सिंपल सा था, दैट इज P इज इक्वल टू W बाई T। चलो यूनिट बनाओ, चलो SI यूनिट बनाते हैं, SI यूनिट बनाते हैं इसका। तो SI यूनिट ऑफ पावर, यहां इलेक्ट्रिक पावर, क्योंकि पावर कहां पे एक जगह हम लोग और पढ़ चुके हैं, लाइट में पढ़ चुके हैं ना, पावर ऑफ द लेंस, ठीक है। सो SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, सॉरी इलेक्ट्रिक पावर इज, गेस करो क्या हो सकता है? W क्या? जूल, W जूल ना, वर्क डन या फिर एनर्जी तो जूल ही होगा, और टाइम सेकंड, तो जूल पर सेकंड। एक तो ये बन गया, और क्या? और जो वर्ड फेमस है क्या? वॉट, वॉट, WAT, वॉट, क्लियर है ना? तो ये एक यूनिट बन गई, समझ में आ गया? तो ये हो गई आपकी SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर की। और इलेक्ट्रिक पावर को कैसे डिफाइन करते हैं? क्या होता है? ये होता है किसी भी अप्लायंस में जो भी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है पर यूनिट टाइम पे, पर यूनिट टाइम पे जितनी भी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पावर, जिसकी यूनिट क्या होती है? वॉट। तो अगर किसी अप्लायंस से, किसी कंडक्टर से 40 जूल हर सेकंड में 40 जूल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, दैट मीन्स हम क्या बोलेंगे उसे? कि वो 40 वॉट इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम कर रहा है। इतना 40 वॉट, जितना एनर्जी प्रोड्यूस करेगा उतना ही पावर कंज्यूम करेगा। सिंपल सी बात है, क्या कहते हो भाई? हमारे पास एक बल्ब है, ठीक है, हमारे पास एक बल्ब है, ठीक है। अब उससे हर सेकंड में, चलो सपोज दैट 10 जूल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, 10 जूल पर सेकंड, तो हम क्या बोलेंगे कि ये कितने पावर का बल्ब है? ये पावर, ये है 10 वॉट का। हो गया, समझ में आ गया ना? खत्म। और कोई यूनिट इसमें जोड़ सकते हो, बिल्कुल, किलो वॉट भी होता है ना? अगर तुम SI यूनिट नहीं है, ठीक है, किलो वॉट, किलो वॉट मतलब 1000 से मल्टीप्लाई कर दो किलो वॉट हो जाएगा, तो किलो वॉट भी कर सकते हैं आप, KW से भी डिनोट करते हैं। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये तो आई होप समझ में आ गया होगा इलेक्ट्रिक पावर, कोई डाउट नहीं होगा। ओके, चलो पॉज करो, नोट करो, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो आगे चलते हैं। सम अदर फॉर्मूलाज रिलेटेड टू द इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर के कुछ और फॉर्मूलेस देखते हैं। एक तो फॉर्मूला पता चल गया भाई, V, क्या कर रहे हो यार, W/T, ये पहला फॉर्मूला हो गया। सेकंड फॉर्मूला
अगर मैं W के कुछ फॉर्मुलेस पर गौर करूं, W इज इक्वल टू क्या होता है, V I T, यही होता है ना, V इंटू क्यू कर दोगे तो V इंटू क्यू बाई टी हो जाएगा, कोई शॉर्ट नहीं होगा। अगर मैं W के एक फॉर्मूले जो VIT ये वाला, तो यहाँ टाइम से टाइम डिवाइड हो गया ना, तो एक फॉर्मूला बन जाएगा क्या, T इज इक्वल टू V इंटू आई, ये फॉर्मूला याद रखिए, ठीक है। इससे एक यूनिट आप बना सकते हैं क्या, वोल्ट एम्पियर। ये सब याद रखिए, एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि इन विच फॉलोइंग आर नॉट द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, तो आप जो नहीं होगा उसको आप खट्टे से लगा दीजिएगा। चलिए थर्ड, अगर मैं पावर के कुछ फॉर्मुलेस को और सब्स्टिट्यूट करूं, W इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी होता है ना, ये भी पढ़ा था मैंने। तो अगर टाइम से टाइम को डिवाइड कर दूं तो एक फॉर्मूला और बन जाएगा, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। यहां से भी एक यूनिट आप बना सकते हैं, एम्पियर स्क्वायर ओम, ठीक है, तो बना लीजिएगा। थर्ड, नेक्स्ट मैं फॉर्मूलाज बना दे रहा हूं फटाफट। फोर्थ, यहां से बनाता हूं, वी नो दैट P इज इक्वल टू क्या होता है, V इंटू आई, होता है कि नहीं। अगर मैं V को चेंज कर दूं, क्योंकि I तो यहां से हो गया ना, मतलब V को चेंज कर चुका हूं, आई स्क्वायर आर, तो अब मैं एक काम करता हूं, I को चेंज करता हूं। थोड़ा गड़बड़ हो गया, मैंने बोला कि V को तो यहां चेंज करके आई स्क्वायर आर बनाया होगा, सिंपल सी बात है, मतलब मैं यहां से डायरेक्ट V लेकर आ सकता हूं, आई स्क्वायर आर। तो एक काम करता हूं, V को चेंज करा था, इस बार I को चेंज करता हूं। तो अगर मैं I को चेंज करूंगा तो ये बताओ, I V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है। तो अगर I का फॉर्मूला बनाऊंगा तो क्या हो जाएगा, V अपॉन आर, सिंपल सी बात है। आर को सेकंड साइड ले जाओ, आई का फॉर्मूला बन गया वी बाई आर। तो एक काम करता हूं, सब्स्टिट्यूट करता हूं, v इंटू आई के प्लेस पर क्या, वी आर, वी बाई आर। तो v इंटू वी क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर और बाई आर, तो एक फॉर्मूला वो और बन गया, p इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, और आप यूनिट बना सकते हैं वोल्ट स्क्वायर अपॉन। ओके, सो ये आपके कुछ फॉर्मुलेज हो गए किसके, पावर के। बहुत सारा पसीना आ रहा है, तो एक काम करता हूं, थोड़ा पोस्ट पास लेता हूं, फिर कुछ और आगे चलता हूं, फटाफट पॉज। चलो ठीक है, सम बिगर यूनिट के बारे में देखते हैं, ठीक है। कितनी कितनी यूनिट्स हो सकती हैं हमारे ये, मतलब पावर का। यहाँ पावर क्या है, इलेक्ट्रिक पावर। तो एक तो मैंने बताया क्या, किलोवाट। तो अगर मैं बात करूं 1 किलोवाट में कितना वाट एक्चुअल में होता है, तो ये होता है, किलो मतलब 1000, किलो मतलब 1000, और अगर हम 1000 को पावर्स में कन्वर्ट करें, एक्सपोनेंट में करें तो 10 टू द पावर 3 आ जाएगा। तो 1 किलोवाट इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3 वॉट, याद रखिएगा। और ये भी याद रखिए हमेशा कि वॉट, सॉरी, किलो, के का मतलब क्या होता है, किलो, के का मतलब किलो। और ये आप जानते हैं, यूट्यूब वगैरह देखते होंगे, वहां पे लिखा रहता है 334 के। क्या है मतलब इस के का मतलब किलो, किलो किलो, इतने 334 किलो में भी यूज है। यहाँ के का मतलब 1000 हुआ, के का मतलब 1000, तो 1000 वॉट, आप ये बोल सकते हैं 1000 वॉट 1 किलो वॉट को, या 1 के वॉट को। चलो सेकंड देखते हैं, ये तो फर्स्ट हो गया। सेकंड, 1 मेगावाट, ये एम से मेगा है, मेगावाट, चलो पूरा लिख देता हूं, मेगावाट। तो ये मेगावाट किसके बराबर होगा, ये जस्ट इसका 3 गुना मान लो, तो यानी 10 टू द पावर 6, 10 टू द पावर 6 वॉट, याद रखेंगे। थर्ड, एक और बड़ा, गीगा, जैसे गीगाबाइट, मेगाबाइट, एमबी होता है ना, केबी, किलोबाइट, तो उसी तरीके से यहां पर भी चलता है गीगा, तो गीगावाट, याद रखिएगा कितना होता है, 10 टू द पावर 9 वॉट के। क्लियर है, सो आई होप समझ में आ गया होगा। 1 गीगावाट इज इक्वल टू 10 टू द पावर 9 वॉट के होता है। अभी खत्म नहीं है, अभी एक यूनिट और है जो कि हम ये तो कॉमर्शियल हो गया, घरों वगैरह में यूज करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल, अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ की बात करें तो प्रैक्टिकल लाइफ में एक यूनिट यूज होती है जिसको हम बोलते भी ऐसे ही है, प्रैक्टिकल यूनिट। तो एक प्रैक्टिकल यूनिट होती है, प्रैक्टिकल यूनिट किसका, इलेक्ट्रिकल पावर का। तो सिर्फ मैं पावर लिख देता हूं, प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ पावर क्या होता है, ये होता है हॉर्स पावर। इंजन होता है ना, जैसे ट्रेन्स वगैरह में इंजन्स होती हैं, या ट्रकों में इंजन्स होते हैं, हाँ, ट्रैक्टर्स में भी इंजन होते हैं, वो भारी भारी इंजन होते हैं, बड़े बड़े इंजन होते हैं। वो इंजन्स का जो पावर होता है उसे हम हॉर्स पावर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, एक यूनिट है प्रैक्टिकल यूनिट, हॉर्स पावर, एचपी बोलते हैं, हॉर्स पावर। तो 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू होता है 746 वॉट, ये याद रखिएगा।
ये 1 किलोवाट से कम होता है, ठीक है। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट, ये बहुत आता है एग्जाम में, तो इस यूनिट को, इस पूरे नंबर को याद रखना है, 746 वॉट, ठीक है, याद रखोगे। चलो फटाफट पॉज करो, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं, फटाफट। चलिए अब उस इंपॉर्टेंट बात पे आते हैं, ठीक है। तो यही एक इंपॉर्टेंट बात है। देखो हमने इलेक्ट्रिक एनर्जी पढ़ाई थी, उसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी में अभी बताना ही जरूरी था वो, इसलिए यहाँ पे खत्म कर रहा हूं मैं उसको। इलेक्ट्रिक एनर्जी में एक बात बची हुई थी कि हमारे पास एक तो यूनिट था जूल पर सेकेंड, एक यूनिट था जूल पर सेकेंड, तो एक पावर का है, एक यूनिट था इलेक्ट्रिक एनर्जी का जूल, है ना। फिर मैंने बताया था क्या, ओम मीटर, सॉरी वोल्ट मीटर सेकेंड, ये तो था ही। बट एक जो बच गया था वो था यहाँ पे कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। कॉमर्शियल यूनिट मतलब जो कॉमर्शियल हम यूज करते हैं, जैसे घरों में एक बड़ा सा एक बोर्ड लगा रहता है ना, इलेक्ट्रिकल बोर्ड। इलेक्ट्रिकल बोर्ड बाहर होगा, आप लोग घर में देखेगा, तो वहां पे मेजरिंग करता रहता है, कितना हुआ, क्या रेटिंग आ रही है, कैसा आ रहा है। तो वहां पे अगर देखें तो हमारे यहाँ नॉर्मली एक यूनिट वाइज लगता है, जैसे बोलते हैं ना हमारे यहाँ 1 यूनिट का मीटर लगा हुआ है, वही है मीटर, करंट पास। हमारे यहाँ 2 मीटर का लगा है, इस तरीके से बोला जाता है। वो किलोवाट हावर एक्चुअली में होता है, क्या होता है, किलोवाट हावर। तो अगर मैं कॉमर्शियल यूनिट की बात करूं तो उसको हम यूनिट से ही जानते हैं, बट एक्चुअली में वो क्या होता है, वो होता है किलोवाट हावर। किलोवाट हावर याद रहेगा, वॉट हावर, V इंटू आई हो गया यहाँ पे, यानी ये पावर से ही रिलेटेड है, बट बोलेंगे हम इसी तरीके से। तो 1 यूनिट क्या हो गया, किलो वॉट हावर, याद रहेगा भाई। ऐसे देखो P इज इक्वल टू क्या होता है, W बाई टी। कनेक्ट कर रहा हूं मैं तुम लोगों के लिए, P इज इक्वल टू होता है W बाई टी। अगर मैं इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी का एक फॉर्मूला और बनाना चाहूं तो क्या बनेगा, P इंटू टी बनेगा या नहीं। देखो अगर मैं T को इधर ट्रांसफर कर दूं तो P इंटू टी बन जाएगा। अब यहां से इसका यूनिट निकालो, यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी का एक यूनिट और आ गया। याद कुछ नहीं करना है, बस समझना है, बाकी कुछ रट्टा वट्टा नहीं मारने का यहाँ पे, ठीक है, बस कनेक्ट करना सीख जाओ, हो गया। तो P क्या है, वॉट, और T क्या है, सेकेंड। ये कैसी SI यूनिट है ना, वॉट सेकेंड। बट अगर मैं इसको थोड़ा सा हाई लेकर जाऊं, है ना, थोड़ा सा अपग्रेड करूं, तो ये वॉट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किलोवाट में, और सेकंड हावर में। तो ये हो जाएगा तुम्हारा किलोवाट हावर। क्लियर है ना, बिल्कुल सिंपल सी बात है, कनेक्ट करना सीखो। तो ये किसका है, इलेक्ट्रिक एनर्जी का ही यूनिट बनेगा, किलोवाट हावर। तो चलो देखते हैं इस किलोवाट हावर में कितनी एनर्जी कंज्यूम कर सकता हूं, कितना ज्यादा, इसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करके। और वर्क डन का एसआई यूनिट वॉट सेकंड भी होता है और जूल भी होता है। बस एक बात का याद रखो कि 1 वॉट सेकंड ही किसके इक्वल होता है, जूल के। ये देख लो ना भाई, 1 वॉट सेकंड कहो या 1 जूल कहो, बात तो एक ही है ना, जूल या वॉट सेकंड। क्लियर है ना। तो एक बात याद रखेंगे कि 1 जूल इज इक्वल टू 1 वॉट सेकंड, याद रहेगा। चलो आगे देखते हैं। तो एक काम करते हैं, हमने के बारे में क्या बताया था, ध्यान समझो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एग्जाम के पर्पज से। बताओ के को क्या बोल सकते हैं, सर 1000 आपने बताया था, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, 1000 बताया था। क्या ये किलो वॉट है, तो ये बन गया 1000 वॉट, ओके। देन इनटू हावर को सेकंड में कन्वर्ट करो, क्योंकि मुझे वॉट सेकंड चाहिए, तो हावर को एक काम करो सेकंड में कन्वर्ट करो, यहां वॉट लिख देता हूं, तो सेकंड में कन्वर्ट करो हावर, ये हो जाएगा 3600 सेकंड। एक घंटे में इतना ही होता है ना सेकंड, 60 इंटू 60, 3600 सेकंड, ओके। इसके बाद एक काम करता हूं, इन सभी को मैं मल्टीप्लाई करता हूं। जब मल्टीप्लाई करूंगा तो 36 बन जा 36, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और ये क्या बन गया, वॉट सेकेंड। अब एक बात बताओ, वॉट सेकेंड को मैंने क्या बताया, वॉट सेकेंड को बताया मैंने जूल, तो इसके प्लेस पर मैं क्या राइट कर दूंगा, जूल। तो ये बन गया तुम्हारा क्या, 3 6 1 2 3 4 5 जूल। क्लियर है। अब क्या करता हूं, इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करता हूं। बचपन में हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म तो पढ़ा ही था, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, तो ये हो जाएगा 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6। स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। स्टैंडर्ड फॉर्म यही तो करते हैं, एक नंबर के बाद एक पॉइंट डिजिट लगाते हैं, ठीक है, 1 डिजिट के बाद। तो 1 2 3 4 5 6, इसको नहीं काउंट करेंगे, 6 आ गया तो 10 टू द पावर 6, ये क्या हो गया, जूल। तो एक बात पता चली, क्या बात पता चली, कि 1 किलो वॉट हावर में कितना जूल होता है, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6, ठीक है। और इसी को हम 1 यूनिट भी
बोलते हैं। तो याद रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था आपके लिए, 1-2 मार्क्स में पूछ लेते हैं कभी बार, ओके, बहुत बार पूछते हैं कभी कभार नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसे आप जरूर रिवाइज करते रहिएगा। ये कभी एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है या डायरेक्ट पूछ लेते हैं, कैसे ही पूछ सकते हैं। तो यहां पे आपका खत्म होता है इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट खत्म होता है। मैंने सारी छोटे पॉइंट को एक्सप्लेन किया है यहाँ पे, तो अच्छे से इसको रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, अगर नहीं करते हैं तो बड़ा दिक्कत होने वाला है, ठीक है। तो अब बचा आपके कुछ न्यूमेरिकल्स नहीं कराए तो फिर समझ लो कुछ भी नहीं कराया। तो न्यूमेरिकल्स कराना अभी बाकी है, तो नेक्स्ट क्लास में मैं न्यूमेरिकल ही डिस्कस करूंगा, कोशिश करूंगा, और आप भी कोशिश करिएगा कि ज्यादा से ज्यादा उसको देखिएगा, नहीं तो बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि इस चैप्टर से या तो थ्योरी पूछते हैं या फिर वो न्यूमेरिकल पूछ लेते हैं, दो में से एक चीज पूछते हैं, ठीक है, कभी कभार दोनों कर देते हैं, शॉर्ट में ऐसा और न्यूमेरिकल थोड़ा टफ में कर देते हैं, ठीक है। तो बस आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, ओके बाय।